दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो आपके आने वाले सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही कंपाइलेशन है जिन्हें हम डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैंने उन्हीं सवालों को पिक किया है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न के आधार पर। तो ये सवाल रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विसेज का है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको आंसर करना है। बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है। धम्मा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्मा मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट द यूनिवर्सल लॉ और राइटियसनेस और बाय सोशल एक्सटेंशन एंड रिलीजियस ऑर्डर एज फाउंड इन हिंदू सोसाइटी। यानी धम्मा क्या है, तो एक प्राकृत वर्ड है। किस वर्ड का? धर्मा वर्ड का। और इसका मतलब ये है कि कोई राइटियसनेस या यूनिवर्सल लॉ, इसके आधार पर चीज़ें चलना और जो हिंदू सोसाइटी है उनके रिलीजियस ऑर्डर का एक तरीके से ये एक्सटेंशन है। जबकि जो स्टेटमेंट 2 है वो ये कह रहा है कि जो टर्म धम्मा है ये प्रोपगेट किया गया अशोक के द्वारा बुद्धिज़्म के लिए, जब उसने अडॉप्ट किया और इस चीज़ को प्रोपगेट करना शुरू किया। तो बताइए फिर क्या सही है। और ये हैं ऑप्शंस। पहला है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है और दूसरा सही है। क्लास 12th की जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है, सॉरी 11th की, क्योंकि जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है वो 11th तमिलनाडु बोर्ड की बुक में है। तो उसका चैप्टर 6 द मौर्यन एम्पायर, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्स की बात की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। इसके बाद अदर लिटरेचर पर बात की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर बिंदुसार, फिर अशोक के बारे में। और अशोक के बारे में जब भी बात आएगी, सम्राट अशोक के बारे में, तो अशोक की धम्मा पॉलिसीज पर जरूर बात आएगी। देखिए क्या बताया गया है कि ऑल्दो अशोक embraced बुद्धिज्म एंड टूक एफर्ट्स टू स्प्रेड बुद्धिज्म, हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा वाज स्टिल अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। हालांकि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य भी किया, लेकिन जो धम्मा वाली पॉलिसी है ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये केवल बुद्धिज्म से एसोसिएटेड नहीं है, एक तरीके से ये वे ऑफ लाइफ है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी जीवन जीने का एक तरीका है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि लोगों के द्वारा ना सिर्फ अडॉप्ट किए जाने चाहिए बल्कि उनका पालन भी किया जाना चाहिए। और जो धम्मा के प्रिंसिपल्स है, जैसा कि हमें पता है कि अशोक के अभिलेखों में भी दिए गए हैं, और अशोक के धम्मा के मेजर फीचर्स भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सी पॉलिसी अशोक के धम्मा फीचर्स में शामिल नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे सर्विस टू फादर एंड मदर, अहिंसा की प्रैक्टिस, लव ऑफ ट्रूथ, टीचर्स का सम्मान, रेवरेंस, और रिलेटिव के लिए गुड ट्रीटमेंट्स, प्रोहिबिशन होना चाहिए यानी निषेध होना चाहिए एनिमल सेक्रीफाइसेस का, फेस्टिव गैदरिंग का, और अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस सेरेमनीज़ को। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की गई है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी था मौर्यन एम्पायर का। इसके बाद ह्यूमन ट्रीटमेंट की जानी चाहिए सर्वेंट्स के साथ, और नॉन वायलेंस टू एनिमल्स पर भी विचार करना चाहिए, और लिबरलिटी एंड कर्टेसी टू रिलेशन एंड विद ब्राह्मण्स, टॉलरेंस अमॉन्ग ऑल द रिलीजियस सेक्ट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये एग्जाम्स में ही पूछा गया है कि जो दूसरे रिलीजियस सेक्ट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे से टॉलरेंस होना चाहिए और सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। इसके बाद कन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टीड ऑफ थ्रू वॉर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि वॉर की बजाय जो धम्मा है इस पॉलिसी से युद्ध जीतनी है ना। अब आप सोचिए कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। बट जब दूसरे स्टेटमेंट की बात आएगी कि धम्मा को प्रोपगेट किया गया बुद्धिज़्म के लिए, तो ये बात गलत है। ऑल्दो धम्मा को प्रोपगेट किया गया डेफिनेटली, बट बुद्धिज़्म के लिए नहीं, और इसके ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं। ये एक वे ऑफ लाइफ की तरह रिप्रेजेंट किया गया। ये चीज़ यहाँ साफ तौर पे लिखी गई, इस पॉलिसी ऑफ धम्मा वाज स्टिल अ ब्रॉड कंसेप्ट। और जैसा कि आपको पता है कि अशोकन एडिक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें पढ़ना, क्योंकि इनसे अक्सर सवाल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीडीएस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि माहिष्मती जो है किस नदी के तट पर देखने को मिला था, और ऑप्शंस हमारे पास सरयू, सोन, नर्मदा या गोदावरी। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया बिकॉज महाजनपद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको मैप से कवर करना है, और ना केवल महाजनपद के कैपिटल्स, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, बल्कि अगल बगल के फिजियोग्राफिक लोकेशंस के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए।
तो बहुत बार आपको नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट के क्रम में लगाने के लिए ये कहा जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक ब्रॉड मैप में आप भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करके समझिए अच्छे से कि किसकी लोकेशन कहाँ पे है। और कैपिटल जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मत्स्य जो विराटनगर इसकी कैपिटल थी। और अगर आपने महाभारत फॉलो किया है या समझा है तो इन लोकेशन को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि सम्राट विराट के बारे में आपने सुना होगा, जो महाभारत का एक पर्व है अलग से, विराट पर्व, जिसमें पांडव 1 वर्ष के जब अज्ञातवास में होते हैं तब वो स्टोरी है पूरी। और इसके बाद अगर हम माहिष्मती देखें तो ये देखिए यहाँ पे है, और ये नर्मदा नदी के तट पे है, ये साफ तौर से हम देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए विदर्भ आज के डेट में भी है। और इसके बाद अगर हम सबसे साउथ में देखें तो अस्मक देखने को मिलता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसकी लोकेशन पे बेस्ड। कलिंग के बारे में बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उड़ीसा में कलिंग है, प्रेजेंट डे उड़ीसा में। और इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आता है नॉर्दर्न इंडिया वाले पार्ट में, तो इसे जब आप अच्छे से कवर करेंगे और सबकी कैपिटल समझेंगे, जैसे कौशल की कैपिटल अयोध्या है, इसी तरीके से और भी, जैसे मगध का राजगृह है, और सबसे फर्स्ट महाजनपद था मगध। सो इसका सही आंसर क्या है? ऑब्वियसली नर्मदा। तो इसको जरूर इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है महाजनपद के ऊपर। हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं हिस्ट्री के अंदर, उनकी टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिल जाएगी, और हर टॉपिक के साथ हमने उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से कवर किया है। अगला सवाल देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्मो समाज स्प्लिट इनटू 2 सेक्शंस। यानी राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद ब्रह्मो समाज 2 भाग में बढ़ जाता है। पहला होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्मो समाज। दोनों के फाउंडर्स का नाम आपसे पूछा गया है। तो आदि ब्रह्मो समाज क्या केशव चंद्र सेन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया, और जो ब्रह्मो समाज है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से आपको क्रम में लगाना है। ये हैं ऑप्शंस, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत देव। सो देखिए ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रह्मो समाज अपने आप में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्रह्मो समाज में जब राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया, कब? 1828 में। ठीक है, ब्रह्मो समाज को एक्चुअली ब्रह्मो सभा था, बाद में नाम ब्रह्मो समाज हो गया। और आगे चल के जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है, उसके कुछ सालों के बाद इसमें डिवीज़न आ जाता है। आइडियोलॉजीज़ में एक्चुअली डिफरेंसेज आते हैं, इस कारण डिवीज़न हो जाता है। और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है, और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा क्या स्टेब्लिश किया जाता है? आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि हमसे रेस्पेक्टिवली पूछा गया है। और ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके साथ ही बहुत सारे सवाल हैं जो इस टॉपिक से आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और उन सभी क्वेश्चंस को हमने, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसी तरीके के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे ब्रह्मो समाज पर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, और ये सारे सवाल प्रैक्टिस के साथ। सो एक्चुअली क्या हुआ था, ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच 1866 में। और इसके बाद क्या होता है कि केशव चंद्र सेन और उनके डिसाइपल्स जो हैं ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया स्टेब्लिश करते हैं 1866 में। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं वो अपने जो ब्रह्मो समाज है उसे आदि ब्रह्मो समाज के साथ अलग से जोड़ लेते हैं। और आदि का मतलब क्या होता है? मेन वाला, ओरिजिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who among which one of the following inscription mentions Pulkesin second military success against हर्षवर्धन? यानी कौन सा जो इंस्क्रिप्शन है ये पुलकेसिन सेकंड के मिलिट्री सक्सेस को हर्षवर्धन के खिलाफ मेंशन करता है? ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन, दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, या बिलसाड़ इंस्क्रिप्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर्षवर्धन से संबंधित, हाल ही में हमने डिस्कस भी किया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, एहोल इंस्क्रिप्शन। और पुलकेसिन सेकंड और हर्षवर्धन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया, अगेन एक बार डिस्कस करते हैं बहुत ही ब्रीफ में। तो हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो ये माइटीएस्ट रूलर है वर्धन डायनेस्टी के। और इनका और हर्षवर्धन और पुलकेसिन सेकंड के बीच जो बैटल हुआ है उसका क्या नाम है? बैटल ऑफ नर्मदा। ठीक है, और बैटल ऑफ नर्मदा का क्या डिसीजन निकल कर क्या है? क्या हर्षवर्धन उसमें जीतते हैं? तो देखिए अगर एहोल इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो हर्षवर्धन है वो अपनी आर्मी के साथ उन्हें एक्चुअली डिफीट का सामना करना पड़ता है। बाद में इन दोनों के बीच ट्रीटी होती है और नर्मदा रिवर को बॉर्डर के रूप में डिजिग्नेट कर दिया जाता है चालुक्य एम्पायर के बीच और वर्धन एम्पायर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन सा प्राइमरी रीज़न था बिहाइंड द फेलियर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट इन बंगाल? तो यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस ये मूवमेंट था और हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 4 ऑप्शन से हमारे पास। पहला ये है कि एजुकेटेड लीडर को ये अपीलिंग नहीं लग रहा था। दूसरा ये कि जो इनके इकोनॉमिक प्रोग्राम थे ये पॉपुलर नहीं थे। तीसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा रेडिकल था। और चौथा ये कि इनमें गुड लीडर्स नहीं थे। तो देखिए, हमने जब ये डिस्कस किया था, और ये एक्चुअली सीरीज़ ऑफ वीडियोस हमने डिस्कस करी थी जिसमें हमने सारे के सारे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उन्हें अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर हम बात करें यंग बंगाल मूवमेंट की, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा, और ये रेडिकलिज्म के कारण नहीं चला। एक्चुअली काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा इन्हें, बिकॉज ये समय के हिसाब से अगर हम देखें बहुत ही ज़्यादा रेडिकल था। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा टाइम पीरियड था जब हम बात करें अगर यंग बंगाल मूवमेंट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 कुमार चरितम या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस ये किनके द्वारा कंपोज किया गया है? तो जो बुक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 1-2 सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये 10 कुमार चरित्रम किनके द्वारा लिखा गया? दंडी के द्वारा। और काफ़ी सारे और भी बुक हैं, जैसे बाण भट्ट के द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हर्षचरितम लिखी गई है। एक और बुक है, ये आप बताइएगा कमेंट करके, बाण भट्ट के द्वारा कौन सी 2 किताबें लिखी गई है। अगर भास की बात करें तो इनकी भी काफ़ी फेमस बुक है, बुक का नाम है स्वप्नवास वदता। और अगर भट्टी की बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी फेमस बुक लिखी है, बुक का नाम है रावणवध। अगला सवाल देखिए, बहुत ही ध्यान से इसे अटेम्प्ट करिएगा। 2 स्टेटमेंट है अगेन आपके पास। पहला स्टेटमेंट ये है कि किंग अशोक ने अबोलिश कर दिया कैपिटल पनिशमेंट को और अपनी आर्मी को भी डिसबैंड कर दिया। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि कलिंग वॉर के बाद अशोक काफ़ी दुखी थे और बुद्धिस्ट बन गए। और हमारे पास क्या क्या हैं, 4 ऑप्शन से। पहला तो ये कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, और दूसरा स्टेटमेंट जो ये एक्सप्लेन भी करता है स्टेटमेंट 1 को। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं, बट सेकंड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा ये कि पहला सही है दूसरा गलत, और चौथा ऑप्शन ये है कि पहला गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक काफ़ी ज़्यादा रिमोर्सफुल थे, यानी पश्चाताप में थे और बुद्धिस्ट बन जाते हैं। हालांकि अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से बताती हैं कि वो किस तरीके से बुद्धिज़्म में आते हैं। और स्टेटमेंट 1 का अगर हम देखें कि क्या अशोक ने अबॉलिश कर दिया था कैपिटल पनिशमेंट को, तो ये बात देखिए गलत है। और आर्मी को कभी भी डिसबैंड नहीं किया गया, ये बात तो और भी ज़्यादा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर धम्मा पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या अगर टॉलरेशन की बात आ रही है तो आर्मी ही ना रखी जाए, राइट। ये दोनों बातें आपस में अलग हैं। और अगर रोमिला थापर के अकॉर्डिंग हम देखें तो उनका भी यही कहना है कि अशोक नेवर डिसबैंडेड हिज आर्मी, और इसका सॉलिड रीज़न यही है कि इतने बड़े एम्पायर को एक साथ जोड़ के रखने के लिए आर्मी का होना, आर्मी की एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो पहला तो सही है बट दूसरा गलत है, और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया ऑफ फर्रे इजदी ऑन विच द मुगल किंगशिप वॉज बेस्ड वॉज फर्स्ट डेवलप बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स? फर्रे इजदी का जो आइडिया है ये किस सूफी सेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन है शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, निजामुद्दीन औलिया, इब्न अल अरबी या बायजीद बिस्तामी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। और ये आपको डायरेक्ट थीम्स एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, हमने ये डिस्कस भी किया है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि फर्रे इजदी का मतलब है एक तरीके से डिवाइन लाइट, और ये अकबर के संबंध में, सम्राट अकबर के संबंध में कहा गया था। सही आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक आसान क्वेश्चन है और हमने थीम्स एनसीईआरटी के डिस्कशन में इसे अच्छे से डिस्कस भी किया था। वर्सेस स्क्राइब टू पोएट्स एंड कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस? यानी कबीर जी के जो संदेश हैं ये किन किन चीज़ों में कंपाइल्ड देखने को मिलते हैं? बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब। 3 ऑप्शन है हमारे पास, और 3 में से आपको चुनना है कि ये किन में कंपाइलेशन देखने को मिलती है। तो देखिए, इसमें तीनों में ही शामिल है। बीजक तो ऑब्वियसली कबीर जी से एसोसिएटेड है ही, और कबीर ग्रंथावली ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये भी कबीर जी से एसोसिएटेड है। आदि ग्रंथ साहिब में भी वर्सेस देखने को मिलते हैं, और ये चीज़ हमने डिस्कस की थी जब थीम्स एनसीईआरटी का हमने डिस्कशन किया था। बिकॉज देखिए, भक्ति सूफी ट्रेडिशन के डिस्कशन में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी। कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ इन वाराणसी
and elsewhere in Uttar Pradesh. The Kabir Granthavali is associated with the Dadupanth in Rajasthan and many of his compositions are found in the Adi Granth Sahib. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मेनली हैं और इनमें जो मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशन है ये कबीर जी के डेथ के काफ़ी टाइम के बाद कंपाइल किए गई हैं। ये सब चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस करी। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो निर्गुण भक्ति सेंट से के संबंधित हमने देखा था, वो थी उलट बंसी। उलट बंसी क्या होते हैं? तो उलट बंसी का मतलब है जो एक्चुअल मीनिंग है उनके उल्टे लिखा जाता है उन मीनिंग्स को। तो इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पन सिटीज़ के बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए, करेक्ट वाला ही आपको बताना है। रोड्स वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस वन एनदर एट राइट एंगल, यानी जो रोड्स है वो हमेशा ही राइट एंगल पे नहीं देखने को मिलते थे। दूसरा ये है कि जो स्ट्राइकिंग फीचर रहा एवरेज साइज ऑफ ब्रिक्स की यूनिफॉर्मिटी का, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा, यानी जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें यूज़ की गई हैं सिटी वॉल्स में, घरों में, वो एक यूनिफॉर्म साइज़ की देखने को मिलती हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमेशा ही स्टेट में नहीं हो सकता है और कोई भी इतना बड़ा शहर जिनमें सारे ही घर क्या एक साथ स्टेट हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अपने आप में एक्सट्रीम है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे नॉट लिखा गया, यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि ये बोल रहे हैं एब्सोल्युटली स्टेट, ये स्टेटमेंट में ही बोल रहे हैं कि ये एब्सोल्युटली स्टेट नहीं थे और हमेशा ही एक दूसरे को राइट एंगल पे नहीं कट करते थे। कई बार ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिला है कि राइट एंगल पे कट नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट सही हो जाता है और दोनों ही यहाँ पे सही है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। सो उम्मीद है आपको आज के डिस्कशन से हेल्प मिली होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।